हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून डियर ऑल। मैं रोहन हिमांशु जी आप सभी का वेलकम करता हूँ। अंजू, ऋत्विक, पूजा, वेरी गुड आफ्टरनून। कुछ शो नहीं हो रहा, हो जाएगा। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि हमारी जो क्लास है वो कौन सी थी। आई थिंक ये न्यू बैच है। एंड ओके, तो टॉपिक है हमारा सुनामी वाला, है ना। तो वहां से स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक हम लोगों ने टॉपिक कर लिया था। राहुल घनगस जी, वेरी गुड आफ्टरनून। ठीक, बैकग्राउंड कलर दूसरा ले लें। कौन सा लें भाई बैकग्राउंड कलर, आप बताओ। ब्लैक ले लेंगे तो रिफ्लेक्शन आ जाएगी। अगर मैंने डार्क ले लिया अंजू तो रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी डियर जी, और रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो जाएगी इसका मतलब ये है कि आप बोर्ड पे बहुत कम देख पाओगे। कम इन द सेंस ये है कि मैं लिखूंगा साथ साथ में रिफ्लेक्शन दिखेगी, यही वजह है कि वाइट लिया जाता है। अगर पेपर बैकग्राउंड में ब्लैक ले लूं, ये लो मैंने ब्लैक ले लिया बच्चे। आपकी भी एक बार मन की निकल जाती। एक बार ये कर लेते हैं। यहाँ पर हम पेपर का बैकग्राउंड ले लेते हैं। वो ले लेते हैं, कौन सा कलर ले लेते हैं एक बार। तो क्या आपको रिफ्लेक्शन दिख रही है? वेरी गुड इवनिंग डियर अंकुश पिछला। अगर आप देख रहे हो तो स्क्रीन पे मैं यहाँ खड़ा हूँ और पीछे स्क्रीन पे रिफ्लेक्शन दिख रही है। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ इस पे। अगर फिर भी आप लोग कहेंगे कि भाई इसी के साथ चलना है तो इसी के साथ चल पड़ेंगे। तो डियर जी, जो टॉपिक हमारा वो सुनामी वाला है। सुनामी जो कि टी से स्टार्ट होता है।
और सुनामी का मतलब होता है कि ऐसी लहरें जो तट की तरफ आ रही होती है, उनको हम लोग सुनामी कहते हैं। बाकायदा ये जो शब्द है, ये जापान से लिया गया, ये जापानी भाषा का शब्द है। इसमें इसमें कलर ग्रीन नहीं है। देयर इज नो ग्रीन कलर। चलो, तो सुनामी जो है बच्चे, वो एक जापानी शब्द है, जापानी भाषा का शब्द है। सर जापानी भाषा का शब्द क्यों है? क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो भूकंप और सुनामी आती है वो जापान में ही आती है। यही वजह है कि सुनामी एज ए वर्ड हम लोगों ने जापान का उठाया, क्योंकि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा सुनामी वही महसूस करता है। सर ऐसा क्यों होता है कि जापान सबसे ज्यादा सुनामी महसूस करता है? अब जैसे कि बेटा ये देख लो, ये एक जापान एक देश है। जापान जहाँ है उसके एक तरफ जो है एक प्लेट है जिसे हम लोग कहते हैं यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया की कॉमन प्लेट। उसके बाद नीचे की तरफ से एक प्लेट है जिसे हम लोग कहते हैं प्रशांतीय प्लेट, यानी प्रशांत महासागर की प्लेट होगी। और तीसरी तरफ से प्लेट है इसकी फिलीपींस की प्लेट। तो अगर आप देखें तो जापान जहां है, दरअसल वहां तीन प्लेटें जो हैं एक दूसरे के साथ टकराती है। ढंग से नहीं दिखाई दे रहा है सर, मैंने तो आपको पहले बोला था विजेश कुमारी जी कि ब्लैक ले लें या कोई और कलर ले लें, शो नहीं करेगा। तो इसलिए इस, जहां तक मैंने लिख लिया है उसको तो आप किसी तरह से मैनेज कीजिए, अगले स्लाइड में हम व्हाइट से आ जाएंगे। ठीक है, तो सर दिक्कत क्या है यहाँ पे प्रशांत प्लेट और इस प्लेट के बीच में? मतलब जापान सबसे ज्यादा सुनामी कैसे महसूस करता है? एक बात बताओ, अगर यूरेशियन प्लेट और प्रशांतीय प्लेट अगर टकरा गई तो क्या भूकंप और सुनामी आएगा? हाँ सर आएगा। अगर फिलीपींस और प्रशांतीय प्लेट टकराई तो क्या भूकंप आएंगे? आएंगे सर। और फिलीपींस अगर यूरेशियन प्लेट टकराई तो क्या भूकंप और सुनामी के आने के चांसेस है? बिल्कुल आएंगे। तो बेटा एक बात बताओ, ये है भारत, ठीक है, और ये है यूरोप। यूरोप तो नहीं कहूंगा मैं, एशिया ही कहूंगा बेसिकली। और भारत और एशिया के बीच में जो है एक प्लेट है, मतलब इसे हम लोग कह देंगे भारतीय प्लेट, हाँ, और इसे कहेंगे यूरेशियाई प्लेट, यूरेशियाई प्लेट। तो इसके बीच में जो प्लेट है, दोनों दोनों ही जब प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं तो वहां पर पर्वत पैदा हुए हैं जिसको हम हिमालय कहते हैं। तो बच्चे एक बात बताओ, अगर भारतीय प्लेट यूरेशियाई प्लेट से टकराई या यूरेशियाई प्लेट भारतीय प्लेट से टकराई, तो कोई प्लेट किसी से भी टकराए, भूकंप कितनी बार पैदा होगा? सुनामी तो यहाँ आ नहीं सकता, क्योंकि सुनामी आने के लिए आपको पानी की जरूरत है। तो भूकंप कितनी बार पैदा हो सकता है? सर एक ही बार पैदा होगा। चाहे यूरेशियन प्लेट टकराए चाहे भारतीय प्लेट टकराए, भूकंप एक ही बार पैदा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 3 गुना जो है प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। किसी भी देश के मुकाबले जापान में 3 गुना प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है वहां पे सुनामी और भूकंप के आने का। यही वजह है कि सुनामी जापानी भाषा का शब्द ले लिया गया, कारण है ये। अंडरस्टूड? जी सर, अंडरस्टूड। सर ये एक तो भूकंप है, एक सुनामी है, तो इसमें सर नुकसानदायक कौन है? तो डियर जी, भूकंप और सुनामी में नुकसानदायक जो है वो सुनामी ही है। ये मान के चलिए कि आप जो है तट पे खड़े, मतलब बैठे, ये है तट समुद्र का जहां आप बैठे, ठीक है। यहाँ सर पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ सर पक्षियां भी जो हैं उड़ रही हैं, ओके। नीचे से, जिसे दुर्बल मंडल कहा जाता है, स्टेनोस्फेयर, अगर याद आ रहा हो तो इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ में पढ़ा था। तो सर स्टेनोस्फेयर से जब नीचे की तरफ से धक्का लगेगा तो सर ये जो पानी है, इस पानी में वेव्स पैदा होंगे। ये लो जी, वेव्स पैदा हो गई। और सर आगे बढ़ने के दौरान समुद्र की गहराई कम होती गई,
ये देखो, आगे बढ़ने के दौरान गहराई कम होती गई, तो गहराई कम होने से यहाँ से जो वेव्स बनने शुरू होंगे, वो गहराई कम होने के साथ सर उनमें ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती जाएगी। ये लो, ऊंचाई भी बहुत ज्यादा होती गई, तो आगे बढ़ने के दौरान इनकी ऊंचाई हो रही है। तो सर जब वेव्स आगे बढ़ेगी तो इसमें एक ऊर्जा पैदा होती है जिसको हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। कोई भी ऐसी चीज जिसमें गति होती है, उसमें जो एनर्जी होगी उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। अब जैसे कि यहाँ मैं खड़ा हूँ स्क्रीन के इस तरफ, अब देखो यहाँ से मैं चला, मैं दूसरे साइड आ गया, तो ये चलने से एक ऊर्जा पैदा हुई जिसे मैंने काइनेटिक एनर्जी कहा। अब मैं थोड़ा तेज चला, काइनेटिक एनर्जी सर ज्यादा है। अब थोड़ा और ज्यादा तेज चला, काइनेटिक एनर्जी और ज्यादा है। आप जितना तेज चलोगे काइनेटिक एनर्जी उतनी ज्यादा, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी सर, एनर्जी ज्यादा होने से क्या होता है कि ये सारे के सारे वेव्स को, पानी वाले वेव्स को अपनी तरफ लेके आती है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब ये तट पे पहुंचती है तो तट पे काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, और सारी एनर्जी जो है एक साथ क्या होती है, स्ट्राइक करती है तट की तरफ, धक्का देती है, मतलब पूरा जोर लगाती है, जिससे क्या होगा कि तट की तरफ वाली सारी चीजें जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। यही वजह है कि भूकंप के मुकाबले सुनामी जो है वो ज्यादा खतरनाक होती है। ओके सर, जब सुनामी की कहानी पे बात करेंगे तो हम कहाँ चलेंगे? जब सुनामी की बात करेंगे तो हमें चलना पड़ेगा 26 दिसंबर दो सॉरी क्या बोलते हैं 2004 को। तो एक डेट है 26 दिसंबर 2004, 26 दिसंबर 2004। अच्छा, क्या हुआ था इस दिन? सर इस दिन है ना भारत में ना सुनामी आई थी। ओके, भारत में सुनामी। अच्छा, भारत में सुनामी क्यों आई थी? ये देखो, दिस इज द इंडिया। यहाँ सर एक देश है जिसको हम कहते हैं इंडोनेशिया। द्वीप है जिसका नाम है सुमात्रा। वैसे तो इंडोनेशिया खुद एक द्वीप है। इस सुमात्रा द्वीप से सर, मतलब ये सुमात्रा द्वीप वो जगह थी जहां पर भूकंप पैदा हुआ था, एपिसेंटर यहीं था। और सर यहाँ से जो पानी की जो वेव्स आगे बढ़ी, उसने भारत के पूर्वी तट के तरफ जाकर के स्ट्राइक किया। पूर्वी तट में एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु। वो सर सबसे ज्यादा इफेक्ट हुआ, सबसे ज्यादा प्रभावित वही राज्य हुआ था, वहीं पे ज्यादा लोग मारे गए थे। अब ये जो कह रहे थे ग्रीन कलर ले लो, तो ग्रीन कलर भी ले लिया। क्या ये दिख रहा है? ठीक है कलर, कंपैरेटिवली वाइट। बता देना, अगर ये ठीक है तो यही चलाएंगे, नहीं तो वाइट ले लेंगे। तो तमिलनाडु में सर लोगों की मौत होगी, बात है 2004 की। ठीक है, अब सोचने पे आ गए कि क्या यार ऐसा हो सकता है कि सुनामी का पता लगाया जा सके, क्या भूकंप का पता लगाया जा सकता है? सर लगभग लगभग नामुमकिन है। भूकंप का पता लगाना लगभग लगभग नामुमकिन है। हमें कैसा पता चलेगा कि कहाँ कौन सी प्लेट में किस तरह की गतिविधि हो रही है? नीचे तो हम नहीं गए। हाँ, लेकिन सुनामी का पता लगाने के लिए हम थोड़ी कोशिश, एफर्ट जो है वो लगा सकते हैं। अच्छा, कैसे एफर्ट लगा सकते हैं? अब ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो कैसे पता लगा सकते हैं सुनामी का? सर सुनामी का पता हम ना एक काम कर सकते हैं। जब भारत में सुनामी आई थी ना, तो भारत ने भी सोचना शुरू कर दिया था कि नहीं यार देखो, लोग मर गए, लोग नहीं मरने चाहिए थे। तो इसलिए भारत ने एक इंस्ट्रूमेंट को बनवाया, या एक इंस्ट्रूमेंट पे काम किया। इस इंस्ट्रूमेंट को हम लोग कहते हैं सुनामी वार्निंग सिस्टम, सुनामी चेतावनी प्रणाली। ये प्रणाली जो है भारत ने 2007 से प्रयोग में लाना शुरू किया। तो एक तो सवाल यही पूछ लिया गया कि सुनामी वार्निंग सिस्टम जो है भारत ने किस साल से प्रयोग करना शुरू किया? 2007 से। ये प्रणाली क्या होती है? सर ये आप लोगों ने कई बार है ना पानी में देखा होगा, जैसे कि ये एक बेटा पानी वाला क्षेत्र है, इस पानी के ऊपर जो है एक इंस्ट्रूमेंट होता है कुछ इस तरह का।
कुछ एक इस तरह का इंस्ट्रूमेंट होता है और नीचे जो है एक स्ट्रिंग्स अटैच्ड होती है जो नीचे पानी में लटकी रहती है। ऐसा कुछ पानी में आप लोगों ने देखा होगा, कोई भी हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म देखी होगी आपने, पानी में एक है ना इस तरह की एक पेंडुलम जैसा देखा होगा जो पानी के साथ हिलता रहता है। एक्चुअली नीचे एक स्ट्रिंग अटैच्ड होती है, जो जमीनी हिस्सा होता है पानी का, जो बॉटम वाला हिस्सा होता है, यहाँ से जब कंपन पैदा होती है वो कंपन इस तक पहुंचती है, इस डिटेक्टर तक पहुंचती है। ये डिटेक्टर इस इंस्ट्रूमेंट के सहारे सारे के सारे प्रणाली को भेजता है सैटेलाइट्स को। सैटेलाइट्स इस सारे डाटा को ट्रांसमिट कर देती है एक कंप्यूटराइज सिस्टम पे। ये कंप्यूटराइज सिस्टम भारत में जो है वो हैदराबाद में बनाया गया है। ये कंप्यूटराइज सिस्टम भारत में हैदराबाद में बनाया गया है। जिस जगह जिस सेंटर पे बनाया गया उस सेंटर का नाम है इनकोइस, यानी इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो इसको बोला गया इनकोइस, कहाँ है? हैदराबाद में। तो सारा डाटा जो ये सुनामी प्रतिरोधी प्रणाली है डेली के हिसाब से डाटा सैटेलाइट को भेजते हैं, सैटेलाइट इस कंप्यूटराइज सिस्टम को भेजता है। कंप्यूटराइज सिस्टम जो है इस डाटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद अगर उसे लगे कि हाँ यार थोड़ी सी दिक्कत है, हमें लग सकता है, कंप्यूटर को लगे कि भाई सुनामी आने की प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, तो वो अलर्ट जारी कर देगा। अलर्ट जैसे ही जारी करेगा तो सर कितने देर घंटे पहले अलर्ट जारी हो सकता है? लगभग आधे घंटे पहले अलर्ट जारी हो सकता है। एक बार बताओ, आधे घंटे पहले अलर्ट जारी होने का मतलब है जान तो बचा ही जा सकती है ना। तो ये सारा का सारा जो प्रणाली है, सारी प्रणाली अपना डाटा यहाँ ट्रांसफर करती है। और इससे क्या होगा? भारत को ही फायदा नहीं होगा, भारत के साथ साथ जो भारत के जो पड़ोसी हैं उनको भी फायदा हो रहा है। पड़ोसी देशों को भी फायदा हो रहा है। पड़ोसी देशों को क्या फायदा हो रहा है सर? इस इंफॉर्मेशन को पड़ोसी देशों को भी देता। अगर भारत को लगेगा कि हमारे देश में सुनामी आने के चांसेस नहीं है, पाकिस्तान में आने के चांसेस, तो डियर पाकिस्तान, वैसे तो तुम इस लायक हो नहीं, लेकिन फिर भी सुनामी आने के चांसेस हैं, तो देख लो तुम्हारा अपना हिसाब किताब। तो इस वजह से पड़ोसी देशों को भी फायदा हो जाता है। कहानी क्लियर हुई? हुई। तो यहाँ से क्वेश्चन क्वेश्चन कौन से आएंगे सर? एक तो क्वेश्चन आएगा ये 2007 वाला, एक आएगा हैदराबाद वाला। ठीक है, बस दो ही क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, बाकी कुछ भी इनडायरेक्ट पूछे तो आप आंसर दे सकते हो। फिर हम बढ़ते हैं सर नेक्स्ट पेज पे। नए पेज थोड़े से जोड़ लेते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सीधे 11 मार्च 2011 पे। 11 मार्च 2011 सर वो दिन है जिस दिन जापान पे सुनामी आई थी। और जापान पे जो सुनामी आई थी वो रिएक्टर स्केल पे उसकी जो रीडिंग थी 8.9 थी। तो मुझे एक बात बताओ, रिएक्टर स्केल पे रीडिंग मैक्सिमम कितनी होती है? 9 होती है। ये कहता है 8.9 ही थी उसके ऊपर। तो यानी सर जो मैक्सिमम है उससे सिर्फ 0.1 कम था। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी कितनी ज्यादा एनर्जी रही होगी। मैंने आप लोगों को पिछले टॉपिक में बताया था कि रिएक्टर स्केल पे अगली जो रीडिंग होती है वो पिछले के मुकाबले 10 गुना ज्यादा होती है। बोलो हाँ या ना। इसी वजह से मैंने एक एग्जांपल पूछा था कि अगर दो शहरों में ए और बी में रिएक्टर स्केल पे 4 और 6 की रीडिंग आती है तो उनके बीच में जो इंटेंसिटी रेशियो होता है उसका अनुपात कितना होगा? आंसर हम पढ़ रहे थे 100, क्योंकि अगली रीडिंग पे 10 गुना ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती थी। तो सर जब 10 गुना ज्यादा बढ़ रही है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 9 तक आते आते उसकी ऊर्जा कितनी होगी? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा तो सर नुकसान भी बहुत ज्यादा तो हुआ। जापान को नुकसान हुआ और तगड़ा नुकसान हुआ। सर सबसे पहले तो है ना, जापान को नुकसान नहीं हुआ, इस ये झटका इतना बड़ा था कि बकायदा पृथ्वी को भी नुकसान हुआ, क्योंकि पृथ्वी को भी झटका लगा। पृथ्वी जो है अपने अक्ष से अपने अक्ष से 4 इंच खिसक गई। तो एक बात बताओ, ये जो पृथ्वी है ये कितने डिग्री पे झुकी हुई थी? 23.5 डिग्री पे झुकी हुई थी सर। तो इस 23.5 डिग्री से आपको 4 इंच और ऐड कर देना है।
कितनी झुकी हुई थी उसमें से 4 इंच और ऐड कर देना। अच्छा ठीक है सर, तो क्या प्रभाव पड़ता है बेटा? बहुत प्रभाव पड़ता है। दरअसल आपने चलते फिरते कहीं पे भी पढ़ा होगा, चलते फिरते क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए कोई दिव्य ज्ञान की जरूरत नहीं है, चलते फिरते कहीं पढ़ा होगा कि जहां रेगिस्तान है आज सहारा के, वहां कभी पानी हुआ करता था। बोलो हाँ या ना? ऐसा कुछ पढ़ा है? जरूर पढ़ा होगा। पढ़ा है तो आज पानी क्यों नहीं है? क्योंकि सर पृथ्वी जो है 22.5 डिग्री से 24.5 डिग्री, 24.5 से 22, 22.5 से फिर 24.5, 24.5 से फिर 22.5 के बीच में क्या होती है, ये टिल्टेड होती रहती है। तो अभी कितना एंगल है पृथ्वी का? 23.5 डिग्री। इसका मतलब है कि भविष्य में ये जो है किधर जाएगी? ये 24.5 डिग्री की तरफ जाएगी। तो 1 डिग्री का जो झुकाव होता है ना पृथ्वी पे, बहुत बड़ा और तगड़ा झुकाव माना जाता है। 1 डिग्री का झुकाव, जिससे क्या होता है कि इस पृथ्वी पर वेदर पैटर्न बदल सकते हैं, मौसम परिवर्तन आ सकता है। और मौसमी परिवर्तन होगा तो हो सकता है सर जहां कभी बारिश नहीं होती वहां बारिश शुरू हो जाएगी, और जहां कभी सूखा ही था वहां पर बारिश, और जहां कभी बाढ़ आते थे वहां बारिश ही ना हो। तो ऐसी कंडीशंस बनती है। यही वजह है कि पृथ्वी का ये 4 इंच खिसकना जो है बहुत बड़ी घटना है आपके और मेरे लिए। और यही नहीं सर, क्योंकि पृथ्वी खिसक गई तो खिसकने से इसकी रोटेशन में फर्क पड़ेगा, रोटेशन में फर्क पड़ेगा तो हो सकता है इसकी स्पीड कम ज्यादा होगी। लेकिन यहां पर हम कह रहे हैं कि 4 इंच खिसकने की वजह से हमारा जो समय है, जो 24 घंटे का समय होता है ना अप्रोक्सीमेटली 24 घंटे 24 आवर्स, इस 24 घंटे में 1.6 माइक्रो सेकेंड का जो समय है वो जुड़ गया, प्लस 1.6 माइक्रो सेकेंड जुड़ गया। तो जुड़ गया तो इसका मतलब स्पीड कम हुई है ज्यादा हुई है? स्पीड सर सोचो, प्लस हो गया, तो स्पीड कम हो गया ज्यादा होगी? तो स्पीड सर ज्यादा होगी, सिंपल सी बात है कि नहीं? हमारा जो 24 घंटा है, इस 24 घंटे में 1.6 माइक्रो सेकेंड ऐड हो गया, तो स्पीड क्या होगी? स्पीड बढ़ गई सर, है कि नहीं? नो सर, स्पीड कम हो गई। स्पीड बढ़ती तो ये कम होगा ना, टाइम हमारा कम होगा। भाई एक दिन चक्कर काट रहे किसमें? 24 घंटे में। तो स्पीड बढ़ने का मतलब ये है कि वही चक्कर जल्दी काट लेगी, तो स्पीड कम होगा। मैं कह रहा हूं बढ़ गया। टाइम बढ़ने का मतलब क्या है? कि स्पीड कम हो रही है, इसलिए वो ज्यादा समय ले रही है। समझ में आया कि नहीं आया कहानी? ऐसे लॉजिक लगाना चाहिए। चलो बढ़ो आगे। तो ये तो बात हो गई पृथ्वी के ऊपर। अब आ जाओ जापान के ऊपर। सर जापान में जब सुनामी आई तो यहाँ एक रिएक्टर था जिसका नाम था फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र। यहाँ पर रिएक्टर है जिसको हम कहते हैं फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र। शब्द पे फोकस कीजिए। रिएक्टर कौन सा है? परमाणु। तो सर दो तरह के परमाणु रिएक्टर होते हैं। एक रिएक्टर जो होता है उसे हम कहते हैं, जैसे हम कहते हैं प्रेशराइज्ड, ताप जनित, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। दूसरा जो रिएक्टर उसे हम क्या कहते हैं? हैवी वाटर रिएक्टर। तो दो तरह के रिएक्टर हो गए हमारे पास। जी सर, दोनों रिएक्टर में एक डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? हैवी वाटर रिएक्टर में जिस ईंधन का इस्तेमाल होता है वो होता है थोरियम, और प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में जो ईंधन का इस्तेमाल होता है वो होता है यूरेनियम। अब यूरेनियम जो होता है और जो थोरियम होता है, इनमें एक डिफरेंस होता है। डिफरेंस ये कि जो यूरेनियम से जो ऊर्जा मिलेगी हमें वो ज्यादा मिलेगी, लेकिन थोरियम से जो ऊर्जा मिलेगी वो हमें कम मिलेगी। ये एक बड़ा डिफरेंस है। सर ऊर्जा ज्यादा है तो खतरा भी जो है यूरेनियम का ज्यादा है, थोरियम का कम है। खतरा कैसे? अगर ये रिएक्टर टूट गया तो जैसे कि फुकुशिमा दाइची परमाणु संयंत्र जो है इसमें क्रैक आ गए थे। क्रैक का मतलब टूट गया था। टूटने से क्या होता है सर? परमाणु संयंत्र से हो सकता है रेडिएशन बाहर आने लग जाए, क्योंकि यूरेनियम और थोरियम दोनों के दोनों ही क्या हैं? रेडियो सक्रिय पदार्थ हैं, रेडियो एक्टिव है। मतलब सर, मतलब ये है कि अगर खुले में इसे छोड़ दो तो ये आपको और मेरे को, हमारे ऑर्गन्स को, हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को अफेक्ट कर देंगे। ये बहुत खतरनाक होते हैं, बहुत डेडली होते हैं। तो इसको हम ओपन में नहीं छोड़ सकते, इसलिए हम इनको रिएक्टर में लगाते, वो भी विद सिक्योरिटी।
लेकिन रिएक्टर ही टूट गया तो रेडियो सक्रिय पदार्थ हवा के संपर्क में आएगा, यानी एनवायरनमेंट में आएगा। एनवायरनमेंट में आएगा तो सर रेडिएशन जो है वो फैलेगा, जिसका मतलब है कि इंसानों के लिए बड़ी दिक्कत की बात होगी। इंसानों के लिए नहीं सर, नेचर के लिए भी बड़ी दिक्कत की बात होती है। तो दरअसल जब ये रिएक्टर आया था तो इसमें क्रैक आ गए थे, और ये मतलब अफवाह फैल गई थी कि ये पवनों के साथ रूस जा रही है, पवनों के साथ रूस जा रही है। और हवा, ये भी अफवाह फैल गई थी कि पवनों के साथ ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जा रही है। तो सर ये तो अफवाह ही थी, क्योंकि जो जापानीज लोग होते हैं वो थोड़े समझदार होते हैं, वो इस रिएक्टर में गए और फटाक से इन्होंने इस रेडिएशंस को रोक दिया। मतलब जो थोड़ा बहुत भी रेडिएशंस आने की संभावना थी वो उन्होंने कम कर दिया। लेकिन रूस और अमेरिका क्यों डरा? सर रूस इसलिए डरा क्योंकि साल 1986 में बकायदा रूस का एक हिस्सा हुआ करता था जिसे आज हम लोग यूक्रेन कहते हैं, वही यूक्रेन जो आज हमला हो रहा है। तो सर इस यूक्रेन में एक रिएक्टर है जिसका नाम है चेरनोबिल, चेरनोबिल रिएक्टर। दरअसल इस चेरनोबिल रिएक्टर में सर घटना घट गई थी, यानी चेरनोबिल रिएक्टर जो है फट गया था। इसका फटना हुआ कि एनवायरनमेंट में क्या आ गया, रेडिएशन आ गया, जिससे ये जो शहर है ना चेरनोबिल सर, रातों रात खाली करवा लिया गया, रातों रात। और आज ये चेरनोबिल शहर जहाँ पे ये रिएक्टर था, वो इलाके पे आप और मैं नहीं जा सकते। वहां पर आर्मी जो है एक पर्टिकुलर पैरामीटर में जो है क्या करती है, सिक्योरिटी करती है ताकि कोई अंदर ना जा सके। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस इलाके में कितना रेडिएशन है? तो बेटा ठीक है, ये भी बात तुम्हारी सही है। मान के चलो कि तुम चेरनोबिल रिएक्टर में घुस जाओ, मतलब उस इलाके में घुस जाओ चेरनोबिल शहर में, तो आपको कैसे पता चलेगा कि कितने किलोमीटर तक अंदर जाना है? तो आपके पास रेडिएशन को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसे कहते हैं रेम्स, रेम्स। तो रेम्स नाम के इंस्ट्रूमेंट पे जो है हम लोग रेडिएशन नापते, एक पर्टिकुलर लेवल पे अगर रेम्स की इकाई एक पर्टिकुलर लेवल की होगी तो वो सेफ है, एक पर्टिकुलर लेवल के बाद जो वो अनसेफ है, लगभग 6-7 के आसपास जो अनसेफ हो जाता है। तो आपको ये इंस्ट्रूमेंट लेके जाना पड़ेगा, यही बताएगा कि आपको कितना अंदर जाना है कितना नहीं। ऐसे लोग जो ऐसे इलाकों में काम करते हैं उनके पास ये इंस्ट्रूमेंट होता है। चलिए सर, अमेरिका क्यों डरा? अमेरिका इसलिए डरा क्योंकि अच्छा चेरनोबिल रिएक्टर घटना 1986 में हुई थी, तो 1979 में घटना घटी थी जिसको हम लोग कहते हैं 3 माइल द्वीप दुर्घटना। कहाँ हुई थी? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। कब हुई थी? 1979 में। यहाँ पर भी सर परमाणु रिएक्टर जो टूट गया था, ब्रेक हुआ था, और लोग जो है यहाँ पर भी प्रभावित हुए थे। तो ये दोनों ही देश नहीं चाहते थे कि जापान का रेडिएशन इनके देश में पहुंचे, बट जापानीज लोग हैं, देशभक्त हैं, अंदर घुसे, फटाफट से ही इस रिएक्शंस को रोक दिया। तो जापान भी सेफ, अमेरिका भी सेफ, रूस भी सेफ। कहानी खत्म यहीं पे। ठीक है सर? हाँ चलो सर, एक बात बताओ, भारत किस रिएक्टर का यूज ज्यादा करता है, थोरियम का या यूरेनियम का? सर भारत तो सबसे ज्यादा यूरेनियम का ही यूज करता है, लेकिन सर एक फायदा है। फायदा क्या है कि थोरियम को एनरिच्ड करना पड़ता है। एनरिच का मतलब ये होता है कि इसको प्रोसेस करना पड़ता ताकि ये थोरियम यूरेनियम में बदल सके, इससे हमें ऊर्जा मिल सकती है। और सबसे अच्छी बात यह है कि थोरियम जो है पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही मिलता है। ओके, भारत में कहाँ मिलता है? भारत में सर केरल के तट पे आपको ज्यादा मिलता है। केरल पे के तट पे एक यहाँ पर रेत है जिसका नाम है मोनाजाइट। मोनाजाइट केरल में आपको सबसे ज्यादा क्या मिलेंगे? थोरियम। लेकिन सर अगर मुझे यूरेनियम लेना है तो एक देश है जिसका नाम है कजाकिस्तान। दुनिया में सबसे ज्यादा यूरेनियम यही माना जाता है, लेकिन कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये देश भी यूरेनियम के बहुत बड़े भंडार माने जाते हैं। तो कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, ये इनकी रैंकिंग है दुनिया में कहाँ कहाँ यूरेनियम सबसे ज्यादा है। ठीक है साहब, यहां तक कहानी क्लियर? जी क्लियर सर। अब सवाल कि क्या भारत में परमाणु संयंत्र है? हाँ सर, भारत में परमाणु संयंत्र भी है। ओके, ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है
क्या आप ये बता सकते हो कि कहाँ कहाँ है ये न्यूक्लियर रिएक्टर? क्योंकि एग्जामिनर तो हो सकता है हमसे सवाल पूछ ले। हाँ सर, मैं बता सकता हूँ। पहला सर, एक है रावत भाटा, एक है नरौरा, एक है मिट्ठी वर्दी, एक है चूटक, एक है तारापुर, एक है जैतापुर, एक है कईगा, एक है कल्पाकम, एक है कुडनकुलम, एक है काकरापाड़ा। काकरापाड़ा, एक है गोरखपुर, एक है कोवादा, एक है हरिपुर। ये सर कुछ परमाणु रिएक्टर हैं भारत में। कहाँ कहाँ लोकेशन है? रावत भाटा की तो राजस्थान में लोकेशन है, नरोरा की उत्तर प्रदेश में, मिट्ठी वर्दी और काकरापाड़ा की गुजरात में, चूटक की मध्य प्रदेश में, तारापुर जैतापुर की महाराष्ट्र में, कैगा की कर्नाटका में, कल्पाकम और कुडनकुलम की तमिलनाडु में, गोरखपुर हरियाणा, कोवादा आंध्र प्रदेश, हरिपुर वेस्ट बंगाल। ये भारत के वो परमाणु रिएक्टर हैं जो अलग अलग जगह पे। बच्चे यहां तक किसी को डाउट है तो बताइए, यहां तक किसी बच्चों को डाउट है तो बताइए। डन, चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, अगर एग्जामिनर ने आपसे सवाल ये पूछ लिया कि ये जो आपने न्यूक्लियर रिएक्टर देखे हैं इंडिया में है, इसमें वो न्यूक्लियर रिएक्टर कौन सा है जो भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर माना जाता है भैया? भारत का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्टर इनमें से कौन है? क्या आंसर करेंगे आप? ओके, कोई नहीं, दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इस पे आंसर कर देना। ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है इंडिया का, और अगर किस कंट्री की हेल्प से बनाया गया है तो इसके लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का नाम लेना है कि यूएसए की हेल्प से ये रिएक्टर जो है वो बनाया गया है। डन यहाँ तक? जी सर, डन है यहाँ तक। बढ़ो आगे। तो इसके साथ ही सुनामी वाला जो टॉपिक है बच्चे वो हो जाता है
खत्म। अब हम बढ़ते हैं आगे। अब यहां से शुरू हो जाती है हमारी जलवायु विज्ञान। जियोमॉर्फोलॉजी खत्म हो जाती है, जलवायु विज्ञान यहां से स्टार्ट हो जाता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के नाम से भी जानते हैं। तो अभी तक हम लोग जो थे वो जमीन के साथ थे और जमीन के नीचे थे, अब हम जमीन के ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो सर ये पृथ्वी है और इस पृथ्वी के ऊपर की तरफ हमें जाना है। तो ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये पहली लेयर मिलेगी मुझे वायुमंडल की, फिर सर इसके बाद दूसरी लेयर मिलेगी, तीसरी लेयर मिलेगी, चौथी मिलेगी और पांचवी मिलेगी। तो इस तरह से हाइट पे जाते रहेंगे और हमें लेयर पे लेयर मिलते रहेंगे। तो क्लाइमेटोलॉजी में जो पहला टॉपिक हमारा शुरू होता है वो होता है मिक्सचर ऑफ गैसेस, यानी गैसेस का मिश्रण, मिक्सचर ऑफ गैसेस। गैसों का मिश्रण। पहला ही क्वेश्चन जो है हमारा हमसे जो एग्जाम में पूछता है वो इसी से एक्चुअली पूछता है कि मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो इसमें सर सबसे पहले जो गैस मिलती है वो नाइट्रोजन होती है, उसके बाद जो गैस मिलती है वो ऑक्सीजन होती है, उसके बाद जो गैस मिलती है वो आर्गन होती है और उसके बाद जो गैस मिलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज होता है हमारे एनवायरनमेंट में इस पूरी पृथ्वी पे 78.05% का होता है। ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होता है सर वो 20.95% का होता है। आर्गन का जो परसेंट होता है वो 0.93% का होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंट हो जाता है वो 0.04% होता है। तो ध्यान रखिएगा, आपकी पुरानी किताब में ये 0.03% ही है, बट वो गलत है, अब इसको करना है आपको 0.04%। तो ये परसेंटेज वाइज है, जिसको राउंड ऑफ कर दो तो ये 78% हो जाएगा, इसको राउंड ऑफ कर दो तो 21% हो जाता है, ये सेम रहेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद ये कुछ ऐसे दिखते हैं। ठीक है, कहीं आप सोचोगे सर हमने तो 78 पढ़ा था, हमने तो 21% पढ़ा था, आपने कुछ और लिखा, वो राउंड ऑफ करने के बाद फिगर है। चलो सर, अगर नाइट्रोजन ज्यादा है सारे गैसों के मिश्रण में तो क्यों जाता है? अगर हम नाइट्रोजन को कम कर दे करके ऑक्सीजन को बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़ने वाला है? सर ये तो अच्छी चीज है, ऑक्सीजन तो इंसानों के लिए बहुत अच्छी चीज है। बेटा अति से अमृत भी जहर हो जाता है। इस एनवायरनमेंट में, इस पृथ्वी पे गैसेस का जो मिश्रण है जिस प्रतिशत में है, ये समझ लीजिए कि ये आइडियल है। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप और मैं सरवाइव कर सकते हैं, सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, मेरे को बोलने के दौरान प्रेशर लग रहा है, मेरी पिच कभी हाई हो जाती है, मेरी पिच कभी लो हो जाती है, यस और नो। इसी तरीके से आप भी जब लिखते हैं कोई चीज तो उस लिखने पे भी कोई प्रेशर लगता होगा। हम जब चलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, रुकते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, तो उस पर प्रेशर अप्लाई होता है हमारी बॉडी पे। तो ये प्रेशर अप्लाई करने का काम कौन करता है? सर नाइट्रोजन करता है। अगर नाइट्रोजन को कम कर दोगे तो ये प्रेशर हमारे ऊपर उतना अप्लाई नहीं हो पाएगा जितना भी हो पा रहा है। हम जो एक्शन ले रहे हैं, जो प्रक्रिया हमसे हो पा रही है हमारी बॉडी से, वो सिर्फ नाइट्रोजन के प्रेशर की वजह से ही हो पा रहा है, वरना नहीं हो पाता। अगर नाइट्रोजन को कम कर दोगे तो ये प्रेशर जो हम पे कम लगेगा, जिसका मतलब है कि हमारी बॉडी यूजलेस हो जाएगी। ऑक्सीजन को बढ़ा दोगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन काम की चीज है, लेकिन ऑक्सीजन का बढ़ जाने का मतलब ये है कि एक बार आग लगी तो बुझेगी नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन के संपर्क में, ऑक्सीजन में है तो आग लग जाएगी। ऑक्सीजन को रोकना पड़ता है तभी आग बुझती है, बोलो हाँ या ना। तो ऑक्सीजन बढ़ा दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ऊपर से नाइट्रोजन को अगर कम कर दोगे तो सर जो मिट्टी में नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो वो हमारे एग्रीकल्चर में भी रोल प्ले करता है। ऑक्सीजन का भी रोल हमने देख लिया, ज्यादा बढ़ाने से भी समस्या उत्पन्न हो जाएगी। आर्गन का कोई ज्यादा खेल नहीं है, आर्गन इनर्ट गैस है, ओडरलेस गैस है, कलरलेस गैस है, पता चलता नहीं है। आर्गन पे ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, बात है सारी की सारी CO2 पे। तो सर जब हम CO2 पे जाते हैं, पहले CO2 का जो रेशियो था 0.03% हुआ करता था, अब है ना ये बढ़ गया। बढ़ इसलिए गया है क्योंकि अब पृथ्वी पे एक कंसेप्ट हमें देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। मतलब ये कि ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब ग्लोब, ग्लोब यानी सर अर्थ। अच्छा, अर्थ क्या हो रही है? अर्थ हो रही है सर वार्म, यानी अर्थ गर्म हो रही है। ठीक है, वार्म क्यों हो रही है? सर वार्म होने के पीछे का कारण है
ग्रीन हाउस गैसेस। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से ही अर्थ जो है वार्म हो रही है। अच्छा, कौन कौन सी गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस में आती है? सर ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे पहले तो हम लेके आएंगे CO2, फिर लेके आएंगे हाँ, फिर लेके आएंगे मीथेन, फिर लेके आएंगे नाइट्रस ऑक्साइड, फिर लेके आएंगे परफ्लोरो क्लोराइड, फिर लेके आएंगे क्लोरोफ्लोरो कार्बन। ओके, इसके बाद लेके आएंगे सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। तो सर ये कुछ गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस गैसेस के अंडर आती हैं। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। तो इसमें सबसे ज्यादा नुकसान पृथ्वी को कौन पहुंचा रहा है इन गैसेस में? पृथ्वी को, यानी ये सारे के सारे गैस क्या हैं? ग्रीन हाउस गैस है। इनमें सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी पहुंचा रही है पृथ्वी को, इस ग्लोब को? वो गैस कौन सी जो सबसे ज्यादा गर्म कर रही है, जो जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा है? आप कहेंगे सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है, इसका एक मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा नुकसान करता है हमारी पृथ्वी को। लेकिन इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा, मतलब सल्फर हेक्साफ्लोराइड जो है वो कम यूज होता है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसका यूज ज्यादा है, इसका यूज कम है। तो एक बात बताइए, जिसका यूज कम है, नुकसान वो ज्यादा करती है नो डाउट, लेकिन यूज कम है। लेकिन जिसका यूज सबसे ज्यादा है, नुकसान वो कम करते हैं लेकिन उसका यूज सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब यही हुआ कि सर कि भविष्य में ये गैस जो है और गैसेस के मुकाबले ज्यादा नुकसान करना शुरू कर देगी। इसी वजह से हमें जो रोकना है वो CO2 को रोकना है। अगर ग्रीन हाउस गैसेस को रोक दें, देखो ग्रीन हाउस गैसेस कुछ हद तक फायदा करती है। फायदा कैसे करती है? सर एक जमाना था जब ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो है आइस एज में ढकी हुई थी। बोलो हाँ या ना? यानी इस पूरी पृथ्वी पे सिर्फ बर्फ ही हुआ करती थी। वो बेटा बर्फ क्यों पिघल गई? बर्फ के पिघलने का क्या कारण है? बर्फ के पिघलने का कारण ही है सर कि जब ज्वालामुखी फटे, तो फटने से गैस भी बाहर आई। उस गैस में सर CO2 भी बाहर आया। CO2 जो है ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस जो है वो पृथ्वी को गर्म करने में रोल प्ले करता है। तो इस वजह से पृथ्वी गर्म होनी शुरू हुई। पृथ्वी गर्म होनी शुरू हुई तो जो आइस थी वो पिघल गई तो सर वो पानी में बदल गई, और वो इलाके जहां बर्फ हुआ करती थी आज वो मैदान बन गए। तो आपके और मेरे लिए जो है वो फायदा करते हैं। वेरी गुड इवनिंग डियर शिल्पा कबीर जी। अंजू जी, CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, कहानी समझ में आई? आगे सर। अच्छा, अब एक बात बताओ सर कि ये ग्रीन हाउस गैसेस पृथ्वी को गर्म कैसे करती हैं? हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। ये देखो, सूर्य की किरणें आ गई, ये है हमारा कौन? पृथ्वी। सॉरी, हाँ, ये हमारी सर सूर्य देवता है हमारे। ये सूर्य देवता सर काफी गर्म है, काफी गर्म मिजाज के हैं ये। तो अपनी जो ऊर्जा है वो पृथ्वी की तरफ भेजते हैं। ये सर पृथ्वी है, बेचारी डरी सहमी है कि भाई देखो सूर्य की ऊर्जा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, संभालेंगे। लेकिन सर इस पृथ्वी के ऊपर जो है ग्रीन हाउस गैसेस है, ये हैं ग्रीन हाउस गैस। अब सर ग्रीन हाउस गैस जो हैं ये क्या करते हैं? ये कुछ ऐसे होते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के अंदर से ये जो सनरेज आ रही होती है ये गुजर जाती है, गुजर करके पृथ्वी पहुंचती है, और पृथ्वी से सर फिर ये ऊपर की तरफ वापस जाती है, टकरा करके पृथ्वी से वापस आती है गैसेस। बट अब गड़बड़ होगी। अब ये गैसेस क्या करते हैं? इन हीट को यहीं रोक लेते हैं। मतलब वो गुजर तो देने देते हैं, जब ये आती है ऊर्जा तो गुजरने दिया, अपने में से ये गुजरने देंगे। लेकिन जैसे ही ये पृथ्वी से टकरा करके ऊपर जाएंगे ये पकड़ लेंगे। और जितने ग्रीन हाउस गैसेस होंगी, ग्रीन हाउस गैसेस जितने ज्यादा होंगी, वैसे ही ऊपर की तरफ जाते वक्त ऊर्जा को वो उतना ही ज्यादा पकड़ लेंगे। जितनी ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस उतनी ज्यादा ऊर्जा को पकड़ के रखेंगे। जितनी ज्यादा ये ऊर्जा को पकड़ के रखेंगे पृथ्वी उतना ही गर्म होगा। इसकी जो हीटिंग होगी उतनी ही ज्यादा होगी, मैक्सिमम हीटिंग सर। इसका मतलब पृथ्वी गर्म होगा। पृथ्वी गर्म होगा इसका मतलब सर आपकी और मेरे लिए समस्या पैदा हो जाएंगी। जिस उत्तरी भारत में हम लोग रहते हैं उस उत्तरी भारत में एग्रीकल्चर वगैरह हो पाता है ना, नदियां भी बह पाती हैं। लेकिन अगर ग्लोबल वार्मिंग हो गया तो उससे एनवायरनमेंट को लेकर के, क्लाइमेट को लेकर के वेदर पोर्शंस जो है सर वो गड़बड़ हो जाएंगे, और उनके गड़बड़ होने से आपके और मेरी जो जीवन शैली है वो प्रभावित हो सकती है। जैसे फरवरी के मध्य तक आते आते ही सर्दियां खत्म हो गई, है ना, इतनी गर्मी पड़ने लग गई। आपको नहीं लगता कि हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान करती है? जो फसलें मार्च तक आते आते तैयार होती थी सर्दियों पे जो ओस पड़ती थी उसकी वजह से, अब ओस वगैरह नहीं पड़ेंगी तो वो फसलें भी उतनी अच्छी तैयार नहीं हो पाएंगे।
समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एक बड़ी दिक्कत है जो अभी हो रही है मार्केट में। तो CO2 का जो परसेंटेज है पहले 0.03 था, अब ये 0.04% हो गया। तो सर एक बात बताइए, अगर इसका परसेंटेज बढ़ा है तो घटा किसका परसेंट है बेटा? ऑक्सीजन का परसेंटेज घटा है। CO2 बढ़ी है तो ऑक्सीजन जो है वो घटी है, और ऑक्सीजन घटी है तो आपके और मेरे लिए समस्या पैदा होनी शुरू हो जाएंगी। यस और नो? चलो, यहां तक की कहानी समझ में आ गई डियर जी? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? कोई डाउट डियर? कोई डाउट नहीं है? ओके, बढ़ो आगे। सर, जब हम इस मिक्सचर ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं तो उसके पढ़ने के साथ ही एक टॉपिक शुरू होता है जिसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर, यानी वायुमंडल। इसे कहते हैं हिंदी में वायुमंडल। एटमॉस का मतलब होता है सर गैसेस, और स्पेयर का मतलब होता है गोल। तो पृथ्वी के रेस्पेक्ट में जो भी चीज होगी, ये देखिए, पृथ्वी के रेस्पेक्ट में जो भी चीज होगी वो कैसे होगी? गोल होगी, स्पेयर होगी। तो यानी वायुमंडल का मतलब क्या होता है? जो हमारी गैसेस होती हैं वो क्या है? वो पूरी पृथ्वी पर इस तरह से फैली हुई है। इसलिए सर इसके साथ स्पेयर वर्ड यूज होता है, एटमॉस्फेयर वर्ड यूज होता है। जैसे ही सर मैं बात करता हूं एटमॉस्फेयर की, इस एटमॉस्फेयर को हम लोगों ने दो हिस्सों में बांट दिया। एक एटमॉस्फेयर का सर वो रीजन जिसे कहते हैं हम लोग हीट्रोस्फेयर। ओके, एक होता है सर जिसे हम कहते हैं होमोस्फेयर। लेकिन आगे बढ़े इससे पहले समझिए, जो ये एटमॉस्फेयर है ये पृथ्वी है जहां आप और मैं खड़े, है ना? सॉरी, ये पृथ्वी है जहां आप और मैं खड़े। ठीक है सर, इस पृथ्वी के जब आप बेटा ऊपर जाओगे ना, तो 32 मीटर ऊपर, सॉरी 32 किलोमीटर अगर आप ऊपर चले गए तो इस पूरी पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है वो 97% आपको यहीं तक मिल जाएगा। 0 से 32 किलोमीटर ऊपर गए तो पृथ्वी का जितना भी एटमॉस्फेयर है 97% मिल गया। थोड़ा और एफर्ट लगाया आपने तो 35 किलोमीटर तक चल गए, यानी 32 से सिर्फ 3 किलोमीटर ही ऊपर जाना है, तो पूरी पृथ्वी का 99% जो है एटमॉस्फेयर आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो बचा वो सर 1% का एटमॉस्फेयर है, जो कि बहुत कम है, रेरिफाइड फॉर्म, है ना? हमारे लिए उतना ज्यादा उसकी इंपोर्टेंस नहीं होती। तो जीरो से लेकर के 0 किलोमीटर से लेकर के, यानी पृथ्वी के सरफेस से लेकर के ऊपर की तरफ जब हम जाएंगे तो सर लगभग लगभग 80 किलोमीटर तक जब हम पहुंचेंगे तो ये समझ लीजिए कि मैक्सिमम एटमॉस्फेयर जो है वो यहीं तक आ चुका होता है, यानी मैक्सिमम जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस जो है वो यहीं तक मिल चुका होता है। क्योंकि इस पूरी पृथ्वी पे आपके अलग अलग गैसेस जो हैं मिल गए हैं, एक हो गए। अब जैसे समझिएगा, मेरे पास एक गिलास है सर, उसमें मैंने ले लिया पानी, पानी भर दिया सर। अब उसमें मैंने एक चम्मच नमक ले लिया, मिला दिया, नमक मिल गया। नमक उस गिलास में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं सर। ठीक है, एक काम और करते हैं, अब ले लेते हैं हम लोग शक्कर, शक्कर नहीं, शक्कर मतलब वो क्या बोलते हैं, खांड, खांड जो चीनी का चूरा होता है वो ले लेते हैं, उसको भी हम पानी में डाल देते हैं, मिला देते हैं। शक्कर मिला क्या, सॉरी खांड आपको देखने को मिल रहा है क्या पानी में? नो सर। तो बेटा, लेकिन इस चीज से तो हम इग्नोर नहीं कर सकते इस बात से कि वो उसमें पानी भी है, पानी के अंदर चीनी भी है, मतलब खांड भी है और नमक भी है, लेकिन वो घुल गया और दिख नहीं रहा। यस और नो? तो इसी को कहते हैं सब होमोजेनियस, मतलब पानी है, खांड है, नमक है, लेकिन दिख सिर्फ पानी रहा है, पानी में सब कुछ वैनिश हो गई, खत्म हो गई। यस और नो? यस सर। इसको कहते हैं होमोजेनस सिचुएशन, यानी सबको एक साथ ले लिया। एक देश है जहां सिर्फ मुसलमान है, सिर्फ मुसलमान, ठीक है, तो होमोजेनस। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नहीं?
अच्छा नहीं, सॉरी, एक भारत है। अब इस भारत में ना दुनिया के लगभग हर धर्म रहते हैं, बुद्धिस्ट, जैनिस्ट, सबको समाहित कर लिया। तो दिखता क्या है? हिंदू दिखते हैं, मुसलमान दिखते हैं? नहीं सर, दिखता कुछ भी नहीं है। ये दिखता है सिर्फ भारत। बस भारत जो है वो होमोजेनस सिचुएशन लेके बैठा हुआ है, सब घुल मिल गए। दूसरी तरह से पानी में सब कुछ घुल मिल गए, होमोजेनस सिचुएशन बन गई। तो सर इसीलिए 0 से 80 किलोमीटर तक का जो रीजन होता है वो होमोस्फेयर होता है, ठीक है। लेकिन 80 किलोमीटर से जब ऊपर का रीजन स्टार्ट होता है वो हेट्रोस्फेयर स्टार्ट होता है। क्यों? क्योंकि आपको 80 से 110 किलोमीटर, 110 से 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर की रेंज तक आपको अलग अलग गैसेस की लेयर मिलेंगी। तो सबसे पहले नाइट्रोजन मिलेगा, फिर आपको ऑक्सीजन मिलेगा, फिर आपको हीलियम मिलेगी, और फिर आपको हाइड्रोजन मिलेगा। तो यहाँ पर होमोस्फेयर में आपको नाइट्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था, आर्गन भी थी, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी, और बाकी जो बच गए वो अदर्स हैं। बाकी गैस जो बच गए वो अदर्स हैं। तो देखिए समय मिक्स है, लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग लेयर पे अलग अलग गैस देखने को मिलेगी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम और हाइड्रोजन। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यही आपसे सवाल पूछा जाएगा कि एटमॉस्फेयर कितने किलोमीटर तक है, होमोस्फेयर, हेट्रोस्फेयर, होमोस्फेयर में कितने गैसेस, हेट्रोस्फेयर में कितने गैसेस। यस और नो? यहां तक कहानी खत्म होगी बच्चे? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, इस पृथ्वी पे वायुमंडल क्यों है? वाई दिस कोलावेरिटी? इस पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर होने का कारण क्या है? वाई एटमॉस्फेयर इज ऑन अर्थ? तो सर इसका आंसर ढूंढने के लिए मुझे जाना पड़ेगा पृथ्वी के बिल्कुल सेंटर में। सेंटर में सर बड़े भारी तत्व हैं, जिसमें एक आयरन भी है, ठीक है, फेरस, जिसे लोहा भी कहते हैं। सर ये जो लोहा है, ऐसा माना जाता है कि यही वो चीज है जो पृथ्वी की तरफ, अपनी पृथ्वी की तरफ कोई भी चीज को खींच लेती है। एक कारण माना जाता है, ये प्रूव नहीं है, ये हाइपोथेटिकल, काल्पनिक है, ये माना जाता है। तो इसलिए पृथ्वी पे सारी चीजें जो खिंच जाती है। इस पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर के जो बनने का कारण माना जाता है, इस फेरस की वजह से ग्रेविटी बनती है। और ये जो ग्रेविटी है, यही ग्रेविटी अपने साथ एटमॉस्फेयर को बना के रखती है। तो यानी इस पृथ्वी पे जो एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जस्ट बिकॉज ऑफ ग्रेविटी बना हुआ। यस और नो? यस और नो? यस सर। 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 तो यहां तक की कहानी तो हम करते हैं खत्म। अगली क्लास में जब हम आएंगे, तब हम बात करेंगे कि ये जो एटमॉस्फेयर है, इसका कोई प्रेशर भी है क्या? और प्रेशर है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो उसको हम कैसे नापते हैं, कैसे मेजर करते हैं। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा वो है एटमॉस्फेरिक लेयर। आपका जो डाउट है वो बच्चे पूछ सकते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। वायुमंडल की जो परत है उसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में देखेंगे, एटमॉस्फेरिक लेयर देखेंगे, प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखेंगे। ठीक है, तो पूछिए बच्चे अपना डाउट। ओके, कोई डाउट नहीं है। तो ठीक है बच्चा पार्टी, मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट से। ठीक है, बाय बाय, दस विदानिया।